हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने इस चैनल पर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। यह वीडियो पिछले ही चैप्टर का एक शेष रह गया पार्ट है और आशा करते हैं कि आपको पिछले जो वीडियो दिया गया है समष्टि एवं जीव के संदर्भ में वो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से उसे स्टडी किया होगा। ठीक है, जिसमें मैंने आदि सहयोगिता, सहजीविता और समष्टि क्या होता है, समष्टियों के लक्षण वगैरह, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सब के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो ये पेपर के लिए दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो भी अब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए और धीरे धीरे जैसे ही ये दिसंबर भी पास आउट हो रहा है, जनवरी नज़दीक आएगा, हम लोग 2021 में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके ऊपर पेपर का थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ेगा। बट गाइस, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह चैनल आपको एक एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएगा और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल के बीच में जो भी होना है तो वहाँ पे एक अच्छा प्रिपरेशन करके आप जाएंगे और आशा करते हैं कि एक अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, घबराइए मत। आइए देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए दो न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है 21 दिसंबर से। एक है आपका एमसीक्यू बैच और दूसरा है बच्चों स्पार्क बैच, जो कि स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस 2023 में देने वाले हैं। और इंडिया टॉप एजुकेटर्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, शहनवाज फैयाज हैं, समीर बंसल सर हैं और भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों। एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये बच्चों कि अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कैसे प्रोमो कोड यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है एमसीक्यू बैच और स्पार्क बैच दोनों की। मैंने यहाँ पर एमसीक्यू बैच की लिंक पर क्लिक कर रखा है, तो आपको ये पेज शो होने लगेगा बच्चों, एमसीक्यू बैच फॉर जेईई 2021 मेन एंड एडवांस। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर पूरा शेड्यूलिंग है बैच का कि टुमारो से कौन सी क्लास आपको मिलेंगी, कैसे कैसे मिलेंगी, पूरा शेड्यूलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे आपको ये पेज होने लगेगा। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट प्लस करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो 1 महीने का फीस 7,000 है, 3 महीने का 17,500 है, पूरा दे रखा है 24 मंथ्स का। बच्चों आपको हैव अ रेफरल कोड यहाँ पर डालना, आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस, स्मार्ट और गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टडी क्लासेस। जैसे आप बच्चों स्मार्ट स्टडी क्लासेस डालोगे और अप्लाई करोगे तो आप देखोगे बच्चों कि आपके जो देखो 1 महीने का फी अब 6300 रह गया, अब यहाँ पर पूरा 10% डिस्काउंट आपको मिल चुका है। तो ये वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम बोर्ड है, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी हिंदी मीडियम से सभी बोर्ड के लिए है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है समष्टियाँ एवं जीव, तो इसी चैप्टर के अंतर्गत हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे रिपीट करा रहा हूँ कि समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। ठीक है, जिसमें बताया था कि समष्टियों के बीच जो पारस्परिक इंटरैक्शन होता है वो दो तरह से होता है। पहला है, ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है बेटा पॉजिटिव इंटरैक्शन, ठीक है, अर्थात धनात्मक अंतःक्रिया, और दूसरा है ऋणात्मक अंतःक्रिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटरैक्शन और निगेटिव इंटरैक्शन के अंतर्गत हमने सिर्फ पॉजिटिव का अभी तक जो भी वीडियो आपने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में मैंने आपको क्लियर किया, जिसमें सहजीविता आपको बताए थे, ठीक है, और दूसरा सहभोजिता, और तीसरा हमने आदि सहयोगिता, और चौथा सहोपकारिता। ये 4 प्रकार के बेटा जो हेडिंग्स हमने क्लियर किए थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पणी ही आता है 1 या 2 नंबर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसे देखकर फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने आज जो इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वो है बेटा ऋणात्मक अंतःक्रिया, अर्थात निगेटिव इंटरैक्शन इन पॉपुलेशन। इसमें स्पर्धा, प्रतिजीविता, परजीविता, एमेंसेलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप वीडियो में अगर अभी आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको दी जाए वीडियो के माध्यम से वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है गाइज, तो आइए देखते हैं कि ऋणात्मक अंतःक्रिया क्या है। ठीक है,
तो ऋण मीन्स होता है बेटा धनात्मक, मीन्स होता है लाभ, और ऋण माने होता है हानि। मतलब समष्टि के बीच जो सदस्य हैं वो जब एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं तो ऐसी प्रतिक्रिया हो जिसमें एक को लाभ हो और एक दूसरे को क्या हो, हानि हो, तो ऐसी अंतःक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक में क्या मैंने बताया था कि जैसे दो सदस्य हैं ए और बी, किसी समष्टि में कितने सदस्य हैं, दो सदस्य हैं। मान लीजिए ये आपकी समष्टि है तो इसमें दो सदस्य हैं ए और बी, तो इसमें दोनों को क्या हो रहा था, एक दूसरे से परस्पर लाभ हो रहा था। ठीक है, दोनों क्या है, एक साथ जीवन यापन करते थे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते थे। ठीक है, और अगर एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा रहा है तो दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचा रहा है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, धनात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। लेकिन ऋणात्मक अंतःक्रिया में क्या हो रहा है, सपोज करिए ए और बी दो मेंबर हैं। ठीक है, किसी समष्टि में क्या है बेटा, दो मेंबर है ए और बी, तो दोनों जब साथ रहते हैं तो इनमें क्या होता है, एक को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि हो जाती है। मतलब ये अपने लाभ के लिए बी को हानि पहुंचाने में थोड़ा सा भी देर नहीं करता है, कोई संकोच नहीं करता है। तो ऐसी अंतःक्रिया क्या है, निगेटिव इंटरेक्शन अर्थात ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं गाइस। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में क्या रखोगे, धनात्मक और ऋणात्मक अंतःक्रिया। मान लीजिए पेपर में आ सकता है कि धनात्मक और ऋणात्मक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है गाइज, तो एक सिंपल सा मैंने आइडियोलॉजी आपको दिया कि धनात्मक मीन्स होता है प्लस यानी लाभ और ऋणात्मक मीन्स हानि। ठीक है, समष्टि में दो सदस्य जब इस प्रकार हो कि दोनों को लाभ हो, अगर दोनों को लाभ नहीं हो रहा तो हानि भी नहीं होनी चाहिए, किसी को एक को ही लाभ हो लेकिन दूसरे को हानि ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक। और ऋणात्मक अंतःक्रिया में क्या हो, एक को तो लाभ होगा लेकिन उस अपने खुद के लाभ के लिए दूसरे वाले सदस्य को हानि पहुंचा देता है, तो ऐसी क्रिया को हम ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। और इसमें ये निम्न प्रकार का होता है, जैसे कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा, प्रतिजीविता, परजीविता एवं चैलेंज, ये चार प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है समष्टि के सदस्यों के मध्य। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें ये स्पर्धा क्या है, कंपटीशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो, कई बार आपने सुना होगा कंपटीशन। कंपटीशन वर्ड्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए जो भिन्न भिन्न लोगों में क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। जैसे दोस्तों 90+ मार्क पाने के लिए सभी बच्चे एक दूसरे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप पे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सब पढ़ने में अच्छे हैं और उसमें 90+ मार्क पाने के लिए सभी बच्चे एक दूसरे के बीच में क्या हो रहे हैं, जो पढ़ाई करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, तो वो क्या है, कंपटीशन है। ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ये उदाहरण नहीं लेंगे, केवल एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले कंपटीशन क्या है, व्हाट डू मीन अबाउट कंपटीशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा कि कंपटीशन एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है। ठीक है, एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक सदस्य जो होते हैं, ये बात यहाँ पे याद रखना कि दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच किसके लिए, स्थान के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए, ऊर्जा के लिए व अन्य संसाधन के लिए आपस में क्या होती है, प्रक्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे सिंपल सी बात है, आपने खेत में मान लीजिए गेहूं की बुआई कर दी है। ठीक है, हम व्यवहारिक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए आपने अपने खेतों में गेहूं की बुआई कर दिया, तो गेहूं जब जर्मिनेट करता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, घास भी उगाती है। अब क्या है कि उसी मिट्टी से जल, पानी, खनिज को गेहूं भी ले रहा है, उसी से घास भी ले रही। तो ऐसी स्थिति में दोनों में कंपटीशन हो रहा है, वो सोच रहा है हम पाएं, वो सोच रहा है हम पाएं। ठीक है, इसी में दोनों क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रही हैं, तो इसी को इंटरैक्शन कहते हो, कंपटीशन कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि उस घास को निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा कर देने से कंपटीशन खत्म हो जाता है और सारा का सारा खनिज पदार्थ, जल और जो भी खनिज लवण है, वो सब क्या है, सिर्फ एक और एक ही प्रकार के पौधों अर्थात गेहूं को मिलता है, तो वो अच्छे से अपने आप की वृद्धि और विकास करता है। वरना कंपटीशन में बढ़ जाता है खनिज, जल, भोजन, तो क्या होता है, सही से विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वही कह रहा है
कि स्थान के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए, ऊर्जा के लिए और अन्य संसाधनों के लिए जो दो या दो से अधिक जीवों के सदस्यों के बीच ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं गाइस? स्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। और इसमें एक जात की योग्यता जो होती है वो दूसरी जात की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, क्या होती है? घट जाती है। जैसे सिंपल सी बात है कि आपके क्लास में कोई बच्चा है और वो हर प्रकार के टेस्ट में 80 नंबर ला रहा है, और कोई क्लास में नया स्टूडेंट्स आ जाए और उससे भी बढ़िया पढ़ने में हो, तो अब दोनों के बीच जब इंटरेक्शन होगा, टेस्ट होगा, तो आके 90 प्लस गेन करेगा और तब पूरे क्लास में सिर्फ वही विजेता होगा। और उसकी उपस्थिति में क्या हो गया कि जो पहले वाला योग्य था उसकी योग्यता क्या हो गई? बौनी हो गई। तो ये क्या है? ये कंपटीशन का ही परिणाम है बेटा। ठीक है, कंपटीशन का ही परिणाम। तो वही चीज कह रहा है कि जब कंपटीशन होता है, एक जात की योग्यता जो होती है वो दूसरी जात की उपस्थिति में क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपटीशन और स्पर्धा। ठीक है, और उदाहरण की बात करें कि कंपटीशन का उदाहरण क्या है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ले सकते हो। ठीक है, आसानी से प्लांट में ले सकते हो, एनिमल में ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल की ही बात करेंगे। जैसे मैंने कहा गाइस कि आप धान की खेती करते हैं, तो जब धान लगाते हैं तो धान के साथ साथ बहुत सारी घासें भी आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उस धान के पौधे और घास के पौधे के बीच क्या होता है? मिट्टी में खनिज, लवण और जल आदि के लिए क्या कंपटीशन होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों के बीच कंपटीशन ना हो इसीलिए घास को निकाल के फेंक देते हैं, दवा डाल देते हैं, तो सिर्फ कंपटीशन खत्म हो जाता है और सारा का सारा मटेरियल मृदा से पानी, जल, खनिज आदि सिर्फ राइस अर्थात धान के पौधे को मिलता है, जिससे वो सही रूप से विकास करता है। ठीक है, तो ये कंपटीशन है। अब इसी कंपटीशन संबंधी एक रूल दिया है गासे ने, जिसे क्या कहते हैं? गासे का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए बेटा कि कंपटीशन के लिए गासे का अपवर्जन नियम क्या है। तो दैट सिंपल, बहुत रटना नहीं है। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं क्या, फिर समझा रहे हैं आपको कि एक ही तरह के संसाधन के लिए, ठीक है, एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाले दो निकटतम जातियां अनंत काल तक, ठीक है, अनंत काल यानी लंबे समय तक एक साथ जीवित नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इसमें एक स्पर्धी रूप से घटिया जाति का विलोप हो जाता है और जब ये संसाधन सीमित रहेंगे तो। ठीक है, तो गासे का अपवर्जन नियम क्या कहना चाह रहा है कि किसी एक संसाधन के लिए, ठीक है, अगर दो लोग उस संसाधन को पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मिलना तो एक ही को ही है। तो जो घटिया जात क्या होगा वो नहीं पाएगा तो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा या कुछ भी कह लीजिए, और जो पाया उसका अपना यहाँ पर वर्चस्व बना रहेगा। इस ठीक है, यहाँ पर कुछ डार्विन से मिलता जुलता नियम इस पे फॉलो हो रहा है। आपने पढ़ा होगा डार्विन ने दिया है उत्तरजीविता का सिद्धांत, ठीक है, या जीवन संघर्ष का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ प्रकृति में, ठीक है, जो ज़्यादा उत्तम होगा, जो ज़्यादा योग्य होता है वही इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा किसी भी चीज़ में, अन्यथा घटिया जात जो होगा वो विलोप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, जैसे कुत्तों में जब प्रजनन काल आता है बेटा तो उसमें बहुत सारे कुत्ते प्रजनन करने का प्रयास करते हैं फीमेल से, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उनमें एक संघर्ष होता है, एक कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में जो कुत्ता, जो डॉग्स क्या होता है विजय हासिल करता है वही प्रजनन करता है, और उसी की संतानें क्या है पिल्ले के रूप में, पप्पी के रूप में क्या होता है यहाँ पर जीवित रहती हैं। बाकी अन्य कुत्तों का कोई मतलब नहीं है, उनकी जनरेशन नहीं बढ़ पाती है और उसी कंपटीशन में मर भी जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा, कंपटीशंस होता है। तो ये गासे ने वही कहा है, ठीक है, कि जो घटिया जात के होंगे उनका क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, ठीक है, जब संसाधन सीमित होंगे। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, एक फूल दो माली वाला, कि एक ही फूल है, संसाधन एक ही है, फूल एक ही है, लेकिन माली दो हैं, तो मिले किसे मिलेगा, एक ही लोग को मिलना है, कौन, अब उसको पाने के लिए दोनों आपस में जो संघर्ष करेंगे, इंटरैक्शन करेंगे, वही आपका क्या है, स्पर्धा है, और इसमें एक जात का विलोप हो जाएगा और दूसरी जात का क्या हो जाएगा, उत्तरजीविता बनी रहेगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर व्यवहारिक रूप से ले कंपटीशन समझने के लिए, तो आपने सुना होगा
ये हालांकि बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है कंपटीशन, दिमाग में बैठाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जब सीता जी का विवाह था तो उसमें स्वयंवर रखा गया कि स्वयंवर, ठीक है, मान लीजिए जो भी धनुष पर क्या तीर रस्सी लगा देगा सिर्फ वही क्या होगा, कंपटीशन में विजयी होगा, बाकी सबकी उत्तरजीविता खत्म, सब शून्य हो गए, सबकी योग्यता खत्म हो गई। तो वहाँ राम ने ऐसा किया था, तो राम विजयी हुए, उनको सीता मिली, बाकी सभी लोग क्या हो गए, अयोग्य हो गए, उनका विलोपन हो गया। ठीक है, एक तरह से ये कह लीजिए, और राम की उत्तरजीविता बनी रही। तो वहाँ ऐसी बहुत सारे प्लांटों में भी बेटा होता है, तो गासे यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रख लो, अगर गासे का नियम आ जाता है तो छोड़ेंगे नहीं, लिख के आएंगे। क्या लिखेंगे कि जब एक ही संसाधन हो, एक ही वस्तु हो, एक ही चीज हो और उसको लेने वाले 2 या 2 से अधिक सदस्य हों, तब उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा तो उसमें जो पाएगा वो योग्य होगा और जो नहीं पाएगा वो अयोग्य होगा, घटिया जात का होगा, उसका विलोप हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा तब होगा जब संसाधन सीमित होगा, अर्थात एक ही होगा। ठीक है, ये गासे का नियम है, इसे ऐसे ही याद रखो, कोई ज़्यादा रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है गाइज। तो ये भी एक तरह का क्या है, कंपटीशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्धा के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपटीशन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर देखिए यह 2 प्रकार की होती है। कंपटीशन कितने प्रकार का होता है गाइज, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अंतरजातीय कंपटीशन, नंबर 2 अंतराजातीय कंपटीशन। ठीक है, अंतरजातीय स्पर्धा, अंतराजातीय स्पर्धा, ये 2 प्रकार की कंपटीशंस होते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम चर्चा करेंगे अंतरजातीय स्पर्धा क्या है। तो अंतरजातीय का मतलब यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हो, ठीक है, कि अंतरजाति, अंतर करके एक ही जाति में सदस्यों का जब अंतर हो, मतलब जाति एक ही हो और उसी जाति के 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच किसी खनिज को, पानी को या और चीज़ों को ग्रहण करने या लेने की जो बीच में क्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है कि जब भोजन के लिए, है ना, पानी के लिए, खनिज के लिए आदि के लिए स्पर्धा एक ही जात के, ये इंपॉर्टेंट है, यही दोनों को डिफरेंस कर रहा है, एक ही जात के 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच होती है तो उसे हम अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं और यह अधिक घातक होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही जात के सदस्यों के बीच हो रही है, तो इस क्रिया में एक ही जात के कई सदस्य क्या होते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो स्पर्धा करते तो उसमें बहुत सारे सदस्य मारे भी जाते हैं। ठीक है, वो विलुप्त हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, घातक होता है। ठीक है, अंतरजातीय बहुत याद रखना नहीं है, यहीं से आप डिफिनेशन निकालिएगा। अंतरजातीय एक ही जात के अंतर करके 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच जब खनिज के लिए, वायु के लिए, प्रकाश के लिए, जल के लिए कंपटीशन होता है तो उसे हम अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, अगर अंतराजातीय स्पर्धा क्या है, तो यहाँ पर देखो लिखा अंतराजातीय, जाति का अंतर, समझिए कि नहीं, यहाँ एक ही जाति के सदस्य नहीं होंगे, भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच क्या होगा, स्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, भोजन के लिए, पानी के लिए, प्रकाश वायु के लिए। तो ऐसे कंपटीशन को हम क्या कहते हैं गाइस, अंतराजातीय कंपटीशन कहते हैं। तो रटना नहीं है, यहीं से निकालिएगा आप लोग। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर हम लोग। ठीक है, सभी लोग नोट करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं अंतरजातीय स्पर्धा, अभी आपने पढ़ा, और जो दूसरा आप पढ़ाने जा रहे हैं अंतराजातीय। ठीक है, अंतरजातीय स्पर्धा और अंतराजातीय स्पर्धा। तो इसमें अंतरजातीय में मैंने अभी आपको बताया कि एक ही जात के अलग अलग सदस्यों के बीच क्या हो रही प्रक्रिया। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके पास अगर आप एक फार्मर के घर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जैसे खेती करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए आपने यहाँ लहसुन लगाया, ऐसे ही तो लहसुन लगाने की व्यवस्था या कोई फसल डालने की व्यवस्था इस प्रकार से ना हो करके, ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से आप करते हैं। ठीक, इस प्रकार से, मतलब 2, ये भी क्या है, लहसुन है और ये भी लहसुन है, और मान लीजिए ये भी लहसुन है और ये भी लहसुन है, तो ये क्या है, एक ही जाति है। ठीक है, क्या है, एक ही जाति है, लेकिन ये क्या है, एक ही जाति के कई सदस्य हैं।
तो इनको अब आप जब लगाते हैं थोड़ा स्पेस देते हैं ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, जगह दे के लगाते हैं, स्पेस दे करके, ठीक, इस तरह से नहीं लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर इस तरह से लगा दोगे तो ये जो मिट्टी में खाद है, पानी है, खनिज है, इनमें जब कंपटीशन होगा इससे खाने लेने के लिए मिट्टी से, तो इतना ज़बरदस्त कंपटीशन होगा कि ना तो इसको पूर्ण रूप से मिलेगा, ना तो इसको, ना तो इसको, ना तो इसको मिलेगा। इसलिए इनका विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जब हम फार्मिंग करते हैं तो थोड़ा सा गैप दे के लगाते हैं, और जब गैप दे के लगाते हो तो अब ये क्या करता है, अपने एरिया, एक निश्चित एरिया से खनिज, पानी, जल को क्या करता है, ले लेता है, ये भी ले लेता है, ये भी ले लेता है, और इस तरह से ये क्या होता है, अपने आप का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक ही जात के सदस्यों के बीच मृदा से जल को, खनिज को, अन्य चीज़ों को लेने के लिए कंपटीशन हो रहा है एक दूसरे के बीच, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलो, अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, और अंतरजातीय स्पर्धा क्या है, इसकी पहले डिफिनेशन हम लिखते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है गाइस, कि जब खनिज, जल, प्रकाश व अन्य संसाधन के लिए भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच स्पर्धा होती है तो उसे हम अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया कि जब खनिज, जल, प्रकाश व अन्य संसाधन के लिए भिन्न भिन्न जातियों का मतलब, जैसे एक मान लीजिए लहसुन है, दूसरा प्याज हो सकता है। ठीक है, एक आलू है तो दूसरा मूली हो सकता है, पालक हो सकता है। इस तरह से भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो उसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लें हम, तो हम सारे एग्जाम्पल व्यवहारिक लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर इस तरह से आप क्या करते हैं, आलू लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आलू का टुकड़ा आपने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, तो ये आलू हो गया। अब इसी में आप क्या करते हैं, यहीं पर मूली का एक सीड डाल देते हैं। ठीक है, मूली या पालक का भी सीड डाल दिए। तो अब ये क्या है, आलू है, और ये क्या है, मूली है। अब बताइए, दोनों यही हैं, तो दोनों मृदा से क्या करेंगे, खनिज, जल व अन्य संसाधनों को लेने के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो जो कंपटीशन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय स्पर्धा कहेंगे, क्योंकि आलू अलग प्रजाति की हो गई और मूली अलग प्रजाति की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच जब कंपटीशन होता है भोजन के लिए, पानी के लिए, खनिज के लिए, तो उसे हम अंतरजातीय कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपटीशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम कंपटीशन को क्लियर करने के बाद जो ऋणात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत दूसरी हेडिंग है, प्रतिजीविता या विरोधी, अब हम इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रतिजीविता या विरोधी का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि प्रतिजीविता क्या है और विरोधी क्या है। ठीक है, तो इसके वर्ड से ही लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ विरोध हो रहा हो किसी चीज़ का। ठीक है, तो दैट सिंपल यार, कि जब कोई जीव, ठीक है, अपने शरीर के अंदर होने वाली उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, जो शरीर के अंदर उपापचय क्रिया और ये श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, इन क्रियाओं द्वारा अगर वो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है, जिसके कारण कोई अन्य सदस्य, कोई अन्य जीव उसका भक्षण नहीं कर पाता है, ठीक है, और वो बच जाता है, तो ऐसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। वह अपना विरोध स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न पदार्थों की सहायता से ही करता है, जिसकी वजह से कोई अन्य जीव, कोई अन्य जाति उसका भक्षण नहीं कर पाता है और वह क्या होता है, शेष बच जाता है, सेफ रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिजीविता या विरोधी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जब कोई जीव, ठीक है, जब कोई जीव, वो प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्लांट में देखा गया है। ठीक है, तो जब कोई जीव अपनी उपापचयी क्रियाओं द्वारा, ठीक है, अपने शरीर में होने वाली
मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, इन उपापचयी क्रियाओं द्वारा वो क्या करता है, उत्पन्न वृद्धि रोधक पदार्थ को उत्पन्न करता है और जिसके द्वारा वह किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोक देता है। ठीक है, इसी पदार्थ के उत्पन्न करने के कारण वो अपने ऊपर, अपने आसपास किसी दूसरे जीव की वृद्धि होने नहीं देता है। ठीक है, रोक देता है, उसके आसपास कोई जीव उस पदार्थ, उस रासायनिक पदार्थ के कारण कोई जाता नहीं है, ना कोई प्लांट उगता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, विरोधी या प्रतिजीविता कहते हैं। ठीक है, विरोधी या प्रतिजीविता कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है आपको बताने के लिए, जैसे ठीक है, कैलोट्रॉपिस एक खरपतवार है। कैलोट्रॉपिस क्या है, एक खरपतवार है, मतलब एक प्रकार की घास समझ लीजिए है, जो अत्यधिक विषैला रसायन, जिसका नाम है का ग्लाइकोसाइड नाम है। क्या नाम है, ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये जो कैलोट्रॉपिस नामक घास है, ये अपने मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा एक ग्लाइकोसाइड जो बहुत विषैला रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है और जिसकी वजह से कोई अन्य जानवर इसके पास तक नहीं जाते, खाने की तो बात छोड़िए, सूंघ करके बगल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है अगर हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि ये ग्लाइकोसाइड पदार्थ एक विषैला रसायन है जो हृदय, ठीक है, जानवरों में हृदय रोग या हृदय को फेल करने का कार्य करता है और इसी कारण कोई भी पशु इसे नहीं खाता है। तो यह क्या होता है गाइस, सेफ बच जाता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है कि नहीं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिजीविता कहते हैं। ठीक है, या विरोधी कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, ऋणात्मक इंटरेक्शन है, अर्थात निगेटिव इंटरेक्शन इन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया गाइस, कंप्लीट हो गया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, इसमें जो भी मैंने कवर किया कंपटीशन, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, ठीक है, गासे का अपवर्जन नियम, जिसमें ये कहा गया कि विलुप्त जातियां, जो कमजोर जातियां होंगी, जो अयोग्य होंगी, वो विलुप्त हो जाएंगी। ऐसा तब होगा जब संसाधन सीमित हो, अर्थात एक फूल दो माली हो, संसाधन एक ही है और कंपटीशन दो लोगों के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में एक तो विलुप्त हो जाएगा और जो पाएगा वो उत्तरजीविता उसकी बनी रहेगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए गए गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऋणात्मक अंतःक्रिया में 2 और टॉपिक्स बचे, उनको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।